तो हम लोग ने अब तक के मेथड्स टू स्टडी ज्योग्राफी तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब जो मेथड्स हैं ये मेथड अभी नहीं पढ़ना है, ये आगे चलकर आपको आएंगे डिटेलिंग में। ये तो पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि अभी तक हम लोग डेफिनेशन मतलब एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का। क्या क्या चीज़ें हम लोग को करनी है, किस तरीके से करनी है, आगे कवर अप ये हम लोग समझ रहे हैं। तो ब्रांचेस में जब मैंने पूरा ब्रांचेस बता दी थी कि क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, किसमें क्या टॉपिक कवर होते हैं, ये हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में ही यहाँ पर है ये कि ज्योग्राफी को हम अलग अलग पार्ट वाइज हम डिवाइड कर सकते हैं। फिज़िकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिज़िकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ आवर होम प्लेनेट एंड ऑल ऑफ इट्स कमिट लैंड वाटर एटमॉस्फेयर इंटीरियर। व्हाट वी सी, व्हाट वी सी सराउंडिंग अस, वही हमारी क्या होती है? फिज़िकल ज्योग्राफी होती है। ठीक है, तो लैंड वाटर एटमॉस्फेयर इंटीरियर ये सारे कंपोनेंट के हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी में स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं। फिज़िकल ज्योग्राफी इज़ प्राइमरी सब डिसिप्लिन स्टडी द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या क्या आता है? क्लाइमेट है ना, मेट्रोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, एनिमल प्लांट लाइफ, ये सबका मतलब मैंने बताया पहले ही। प्लांट लाइफ, बायो ज्योग्राफी, फिजिकल लैंडस्केप, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, सॉइल मतलब पेडोलॉजी, वाटर मतलब हाइड्रोलॉजी। कितने सारे ब्रांचेस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, कितने सारे ब्रांचेस को फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी कर रहे हैं। काफ़ी डीप लेवल होते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। देखो, मैथमेटिकल ज्योग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोग्राफी, ओशियनोग्राफी, हाइड्रोलॉजी। अब हाइड्रो में हाइड्रोलॉजी के अंदर ही में अंदर है ना ओशियनोग्राफी आता है। हाइड्रो मतलब ओवरऑल वाटर। अब इसमें रेन भी हो गया, रेन साइकिल भी हो गया, एवरीथिंग कवर्स अंडर हाइड्रोलॉजी, है ना। रेन साइकिल हुआ, फिर वो क्लाउड्स फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड कैसे बन रहे हैं, रेन कैसे हो रही है, फिर रिवर, लेक, फिर ज़मीन के अंदर जो वाटर होता है हमारा इनसाइड द अर्थ, वो वाटर की स्टडीज़ हुआ। तो सारी चीज़ें हाइड्रोलॉजी में आ जाती हैं। वाटर के मिनरल्स भी हो गए, प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर। ओशियनोग्राफी में ओशियन के बारे में आता है। ओशियन है, ग्लेशियर है ना, ओनली ओशियंस। अब ओशियन में ही कितना ओशियंस कवर है? देखो, मोर देन 75% के ऊपर तो हमारा ओशियन बॉडी है अर्थ में। तो अब कितनी बड़ी स्टडीज़ हो गई उसकी, ओशियन में ही कितनी स्टडीज़ हो गई। तो ओशियन का एक अलग अप्रोच होता है पढ़ाई करने का। और वाटर या हाइड्रोलॉजी में ऑल अबाउट वाटर। अभी रेन भी आ गया, क्लाउड्स भी आ गया, मतलब लेक भी आ गया, रिवर्स फॉर्मेशन भी आ गया। हाइड्रोलॉजी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बायो ज्योग्राफी लो। अब आप बोलो सर बायो कहाँ से आ गई? तो बायो का मतलब ये हुआ कि हमारा बायोस्फीयर भी तो एक अर्थ है। अर्थ में अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में बायो फैक्टर भी तो है। एनिमल्स हैं, है ना, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बॉडीज़ हैं। तो ये सब क्या है? सब बायो ज्योग्राफी हो गया। फिर सॉइल के लिए पेडोलॉजी हो गया। ठीक है, इस तरह अलग अलग। अब यहीं पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। मैथमेटिकल ज्योग्राफी में अर्थ, शेप, साइज़, मोशन की मोशन मतलब होता है कि अर्थ किस तरीके से, क्या स्पीड से अपनी एक्सिस में घूम रहा है, सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर साइज़, अर्थ का साइज़ निकालना है हमें, उसका वेट तक निकाल लेते हैं हम लोग। अर्थ का शेप ऐसा क्यों है पर्टिकुलर। तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा। फिर जियोमॉर्फोलॉजी में मैंने बताया पहले ही, डिस्क्राइब द एवोल्यूशन, ओरिजिन, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस एंड द
रिजल्टिंग लैंड फॉर्म की लैंड कैसे फॉर्म हुई, कैसे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे अलग अलग एक जो बटा हुआ है अर्थ के लाइन बटे हुए हैं, है ना। अगर आप जाओगे अफ्रीका का देखो अलग ये है, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल का एक अलग एक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ, एवोल्यूशन हुआ, कैसे धीरे धीरे अर्थ चेंज होता गया। बोलो सर अर्थ चेंज होता गया, भाई अर्थ में क्या क्या चीज़ें आ गई। अर्थ में अर्थ की बायोलॉजी भी आ गई, बायोजियोग्राफी हो गया। क्या बायोजियोग्राफी चेंज नहीं हुआ है क्या? डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ है क्या? हुआ है कि नहीं हुआ? बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, है ना। तो पहले अर्थ जैसे दिखती थी आउटर में वैसे थोड़ी दिखती है, काफ़ी सारे चेंजेस हो गए, है कि नहीं। ओवरऑल शेप तो वही है। कितने सारे माउंटेन को काट काट के हमने रास्ते बनाए होंगे, तो ये एवोल्यूशन ही तो हुआ है। मिनरल निकालने के लिए कितना हमने माइनिंग की होगी, तो ये सारी चीज़ें एवोल्यूशन में आता है। माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, ड्यून्स, इट इज़ कंबाइंड स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी। फिर क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं, क्लाइमेटिक फिनोमेना हैं, विंड, एयर, रेन, ठीक है ना, साइक्लोन, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि टेम्परेचर हुआ, वेदर कंडीशन हुई, ठीक है ना। अब वो इन्वायरमेंटल चाहे हो सकता है वो नेचुरल रीज़न की वजह से इन्वायरमेंट में चेंजेस है, या फिर ह्यूमन बीइंग की वजह से भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये ह्यूमन की वजह से हो रहा है ना। इतना पॉल्यूशन और इतना हम चारों तरफ धुआं छोड़ रहे हैं, स्मोक को रिलीज़ कर रहे हैं इतना। अब ओशियनोग्राफी में भी ज़बरदस्त भाई, कितनी एक्वेटिक लाइफ है, कितने टाइप के अंदर मिनरल्स भी होंगे, एनिमल्स मतलब फ़िश है, कितने सारे सी जो एनिमल्स होते हैं वो कितनी चीज़ें हैं। ओशियन कितना बड़ा ओशियन होता है, कितनी सारी चीज़ें उसमें आती है। देखो सैलिनिटी हुआ, मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन हुआ, ओशियन फ्लोर, ऊपर का पार्ट ओशियन का, टेम्परेचर, टाइड, है ना, टाइड कैसे आ रहे हैं, लहरें कैसे आती हैं, ये हो गया। फिर उसकी इकोलॉजी कि ओशियन को हमें बचाना है, ओशियन जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसको हम कैसे कंजर्व करें, कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितना ऑयल छोड़ा जा रहा है इसमें, है ना। तो जो कचरा रिलीज़ होता है सब फैक्ट्री से, ऑयल रिलीज़ होता है गंदा फैक्ट्री से, पॉल्यूशन। तो उस पर इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि उसको कैसे हम इन्वायरमेंटल प्योर करें, सेफ रखें, जिससे कि एक्वेटिक लाइफ जो डेंजर में है वो डेंजर में ना रहे। हमें एक्वेटिक लाइफ को कंजर्व करना है। कितने सारे पहले फिशेस होते थे, बहुत सारे फिश हुए, एनिमल्स उसके ये हो गए ओशियन वाटर बेस पे, तो अब वो नहीं है, क्योंकि अब वो जाति पूरी उसकी स्पेसीज ख़त्म हो गई हैं पॉल्यूशन की वजह से, और हमने इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बैलेंस नहीं रखा। फिर देखो बायोजियोग्राफी में हमने क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ, देयर स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल। अब स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखोगे अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के प्लांट्स और ह्यूमन। अगर आप ये भी देखोगे, जैसे चाइना में देखोगे वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, चाइनीज़ का लुक, कोरियन चाइनीज़ का लुक अलग दिखता है। देखो इंडियन से अलग होते हैं, अफ्रीकन देखो कैसे दिखते हैं। तो उसी तरह प्लांट और एनिमल्स भी वही डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप की ह्यूमन की बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। चाइना में देखो थोड़े नाटे टाइप के लोग रहेंगे, वहीं पे आप अफ्रीका में देखो थोड़े टॉल रहेंगे, ब्लैक रहेंगे। तो उसी तरह वहाँ का जो प्लांट्स हैं, अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं नहीं, है ना, कंगारू पाए जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इट कंबाइन विद फाइटोग्राफी एंड
zoo geography all about animals mostly. फिर सॉइल जोग्राफी में जब पेडोलॉजी पढ़ोगे, सॉइल जोग्राफी मतलब पेडोलॉजी, सॉइल जोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ जोग्राफी विच डील्स विद सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, कि सॉइल जो होती है ज़मीन की, वो कैसे फॉर्म होती है धीरे धीरे सालों साल में, उसको क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, सॉइल को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं, या सॉइल कैसे ख़राब हो रही है, सॉइल क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब हो रही है कि नहीं हो रही है कि नहीं। तो अब ये रीज़न क्या है, डिफॉरेस्टेशन एक मेन रीज़न है जो सॉइल फॉर्मिंग में दिक्कत कर रहा है, सॉइल ठीक से फॉर्म नहीं होने देता है। अगर हम पेड़ हटा देंगे तो पानी का तेज़ी से बहाव से ऊपर का सॉइल क्या हो जाता है, सब चला जाता है, सब रिवर में चला जाता है, रिवर में बेकार होता है जाकर के। तो इसके सॉइल टाइप, सॉइल के टाइप, इसके कंपोजिशन, सॉइल के अपने अपने कंपोजिशन होते हैं ना, अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलकर या फिर उसके कंपोजिशन अलग अलग टाइप के मटेरियल के कंपोज होकर एक सॉइल बनती है। जैसे ब्लैक सॉइल हुआ, रेड सॉइल हुआ, एलुवियल सॉइल हुआ। तो ये सब इसमें है ना, पेडोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे ऑल अबाउट सॉइल जोग्राफी। फिर हाइड्रोलॉजी में स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर बोथ ऑन बिलो द अर्थ सरफेस एज वेल एज इट्स इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना। तो हाइड्रोलॉजी का मैंने बता दिया था आपको पहले ही पूरा, ठीक है। नेचर ऑफ फिजिकल जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी दैट ब्रांच ऑफ जोग्राफी विच डील्स विद नेचुरल फीचर। क्या नेचुरल फीचर पढ़ेंगे हम लोग ऑफ द अर्थ सरफेस एज द डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पॉलिटिकल डायमेंशन, कमर्शियल और हिस्टोरिकल डिवीज़न, ठीक है ना। तो नेचर में हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके नेचुरल फीचर, उसके सरफेस के हो गए, हिस्टोरिकल डिवीज़न हो गए, पॉलिटिकल डायमेंशन से अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। According to W.M. Davis, physical geography may be defined as the study of those features of the earth which are involved in relation to the earth and man. That is, study of man's physical environment, where it encompasses the physical features like mountain, plain, plateau, soil, natural vegetation, and variety of land form. तो ये सारी चीज़ें हम नेचर में पढ़ेंगे, जो भी हमें दिखता है हमारे सराउंडिंग में। प्लेन हुए, प्लेटूस हुए, माउंटेन हुआ, रिवर्स हुआ, नेचुरल वेजिटेशन, क्रॉप्स हो गए, टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ लैंड हो गई, कहीं पर डिज़र्ट है, कहीं पर पहाड़ है, वो क्यों है ना। तो उसका क्या नेचर होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड, फिजिकल जोग्राफी डील विद द फिजिकल बैकग्राउंड ऑफ दोज एस्पेक्ट ऑफ एयर। सारी फिजिकल जोग्राफी वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो फैक्टर्स हैं, जैसे एयर हो गया, एटमॉस्फेयर, लैंड हो गया। लैंड स्टडी को लिथोस्फेयर बोलते हैं, जो लैंड होता है, एंड वाटर हाइड्रोस्फेयर, विच आर क्वाइट इंडिपेंडेंटली ऑफ मैन इफेक्ट द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव, विच आर ऑल्सो ऑलमोस्ट बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो कहीं पर कुछ चीज़ हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, कुछ चीज़ हमारे कंट्रोल में है। अभी एटमॉस्फेयर में इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रीज़न है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरल होती है, अर्थक्वेक नेचुरली आ जाता है मोस्टली, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जैसे, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रीज़न है। ऑफ लेट टू मेक फिजिकल ज्योग्राफी मोर कॉम्प्रहेंसिव एस्पेक्ट ऑफ बायोस्फीयर, दैट इज नेचुरल सॉइल, नेचुरल फाउना and vegetation distribution have been included. Geography in general is concerned with the variation of phenomena, that is physical and human, from place to place. Physical geography explains the relationship between prevailing land form, soil or natural vegetation and its relationship with natural forces or factors governing in the operating in their formation. तो फाइनल कंक्लूजन ये दिया हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी का कि हमें फिजिकल ज्योग्राफी क्या एक्सप्लेन करता है, रिलेशनशिप, एक रिश्ता बताता है, एक रिलेशन बताता है कि लैंड फॉर्म हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, क्या क्या टाइप्स हैं, अलग अलग लैंड है, सॉइल के टाइप्स हो गए, नेचुरल वेजिटेशन जो भी हमारा पेड़ पौधे हैं,
और इसका रिलेशनशिप विद नेचुरल फोर्सेस, कि ये जो चीज़ें बन रही हैं या इनका जो फॉर्म होता है उसके वजह क्या है, क्या नेचुरल फोर्सेस हैं, रेन है, हवाएं हैं, है ना, क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। अलग अलग देखो लैंड फॉर्मेशन है यहाँ पर, है ना, अलग टाइप के, अलग अलग टाइप के एलुवियल देखो, कोन, ये अलग अलग टाइप के लैंड के फॉर्मेशन है। देखो ये जो दिख रहा है ये लैंड का फॉर्मेशन बहुत हमें बहुत अच्छा लगता है ये वाला। यहाँ पर हम गए थे मेघालय में, एक केव में गए थे, उसके लैंड फॉर्मेशन ऐसा ही था। केव जो थी बड़ी मतलब एक डेंजर थी, ऐसे ऐसे करके पूरा लैंड है ना, नीचे भी ऐसे पूरा था फॉर्मेशन, ऊपर भी कुछ ऐसे बहुत बचते बचाते जाना पड़ रहा था, ऐसे टाइप की था, ऐसा लगता है कुछ अलग ही दुनिया में आ गए। बहुत ज़बरदस्त केव थी ये। तो इस तरह अलग अलग लैंड फॉर्मेशन है जो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। आवाज़ क्लियर थोड़ी सी दिक्कत कर रही होगी क्योंकि मैं अभी प्लेटफॉर्म में हूँ, आई एम वेटिंग फॉर माई ट्रेन। देख रहे लैंडफॉर्म कैसे हैं, देख रहे ये जो लैंडफॉर्म है ये अमेरिका और यूएसए में भी है ऐसे टाइप का। आगे चल के लैंडफॉर्म का पढ़ोगे आगे सब। यहाँ पे देखो अर्थ का ही दिया हुआ है। देखो ये अफ्रीकन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, इधर साउथ अमेरिकन है, इधर नॉर्थ अमेरिकन है, इधर रशियन प्लेट है। इस तरीके के बाद में यहाँ पे देखो अंटार्कटिक प्लेट है, ऊपर आर्कटिक प्लेट है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन मतलब यूरोप, ये यूरोप अलग है, ये पार्ट आपका यूरोप हो गया, ये पार्ट आपका रशिया हो गया, सॉरी ये पार्ट आपका रशिया हो गया, नीचे चाइना है ना। फिलीपीन प्लेट को अलग, क्योंकि फिलीपीन बहुत छोटा कंट्री है, पूरा प्लेट अलग है। बाद में अलग अलग टूट के अलग अलग कंट्री बनते चले गए, ठीक है। ये देखो ये अंदर प्लेट्स हैं अर्थ के, किस तरह है ना आपस में वाइब्रेशन होता है, फिर अर्थक्वेक तक भी आ जाता है। ये एक ओवरव्यू दिया हुआ है, जो अर्थ प्लेट्स हैं। 7 मेजर प्लेट हैं, जो 7 मेजर प्लेट हैं वहीं से एक तरीके से ये बटे हुए हैं। 7 रीजन, एशिया, अमेरिका, उधर ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीप। ये सीस्मिक जो जोन है, अर्थक्वेक। तो वेरी सॉरी फॉर इंटरप्शन एंड नॉइज़। तो सीस्मिक जोन में मोस्टली जहाँ पर अर्थक्वेक आने का ज़्यादा ये होता है रिस्क, या फिर अर्थक्वेक ज़्यादा आता है। इधर देखो ना जापान साइड में, यहाँ पे ये देखो बहुत ग्रे, ये लेवल 1 में, जोन 1 में आता है। यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत आते हैं। फिर इधर इंडोनेशिया साइड में भी है थोड़ा। इधर इंडिया में देखोगे तो नेपाल, नॉट इंडिया में तो कम है, लेकिन नेपाल साइड, हिमालय साइड में है। ये देखो यहाँ पे प्लेट्स बहुत वाइब्रेट करते हैं। और इधर जापान में तो बहुत ही आते हैं सब अर्थक्वेक। वहाँ इसलिए घर भी उसी हिसाब से बनाते हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, जान का, माल का होता है, लेकिन लिविंग लाइफ का उतना नहीं होता है। अफ्रीका तो काफ़ी हद तक के सेफ़ है, बस थोड़ा थोड़ा जो है वो ग्रेट, जहाँ पे येलो है वो बहुत कम रिस्क वाला है।
रेड वाला जो है वो बहुत हाई रिस्क वाला है। ठीक है, इंडिया में देखो तो समझ में आया। अगर इंडिया में ये पार्ट देखोगे तो यार काफ़ी रिस्की है, इधर भी काफ़ी मतलब सेंसिटिव, जोन 5 में आता है। ठीक है ना, जोन 1 तो सेफ़ है बिल्कुल, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। ये वाला पार्ट बिल्कुल सेफ़ है अर्थक्वेक के लिए। वैसे ही अभी स्टडी तो रिसर्च बेस पर ही है मेनली देखा जाए तो, क्योंकि अर्थक्वेक का उतना अभी ये कि हाँ हिमालय साइड में काफ़ी आते रहते हैं, लेकिन अर्थक्वेक आना होता है तो देखो अभी यहाँ पर आ गया था कच्छ में, बहुत 2001 या 2000 में आया था, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आया था गुजरात में। फिर एक बार आ गया था महाराष्ट्र में, लातूर में आ गया था, बहुत ज़बरदस्त आ गया। रात में हम लोग सो रहे थे, गहरी नींद, बहुत डेंजर आ गया था। तो कुल मिला के इंडिया का लगभग 10% जो है एरिया वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ज्योग्राफी यही है भाई, ग्राफ बेस पे स्टडी की जाती है। ये देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, रीज़न ऑफ द अर्थक्वेक। द मेजॉरिटी ऑफ द मेजर अर्थक्वेक्स ऑकर बीनीथ द अर्थ सरफेस अराउंड फॉल्ट लाइन। यहाँ पे फॉल्ट लाइन है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो द प्लेनेट्स वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट। जैसे जो प्लेट्स होता है क्या, जो अर्थ जो है ना अलग अलग प्लेट से मिलकर बना है। जैसे ये प्लेट है, फिर इसके इधर से ऐसे एक दूसरी प्लेट स्टार्ट हो जाती है कुछ इस तरीके, जहाँ प्लेट का एक ज्वाइंट होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, नई प्लेट स्टार्ट हो रही हैं तो वहीं पर है ना वो जो ज्वाइनिंग होती है एक तरीके से, वहीं पे वाइब्रेशन होता है किसी रीज़न से। तो प्लेट वेयर टेक्टोनिक प्लेट मीट अंडर प्रेशर होता है, गैस बहुत होती है अंदर, अर्थ के अंदर गैस होती है बहुत, तो वहाँ वो भी प्रेशर रिलीज़ करती हैं। द प्लेट शिफ्ट सडनली विद द कॉजेज रॉक टू क्रैक एंड मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। द स्टोर्ड एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव। तो जो अंदर मतलब बहुत टाइट प्लेट्स होती है, प्रेशर में होती है, वो क्या करती है, सडनली पॉइंट में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो एक एनर्जी रिलीज़ करती है, वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो वेव फॉर्म में होती है, वही तुम्हारा अर्थक्वेक हो जाता है। ठीक है, अंदर इतना प्रेशर होता है तो प्रेशर जब बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सडनली कुछ प्रेशर को वो रिलीज़ करते हैं कि एनर्जी फॉर्म है, जो अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, तो वो फिर डिपेंड करता है कि ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई, फिर कहाँ पर कैसा उसका स्ट्रक्चर है अर्थ का, अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें पर डिपेंड करता है फिर कहाँ पर। इधर वर्ल्ड में देखो टर्की साइड भी होगा, यहाँ पे देखो टर्की साइड भी, टर्की में भी अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर है जहाँ पर आपको प्री अलर्ट नहीं किया, मतलब नहीं हो पाता है इनका। बाकी साइक्लोन हुआ, हैवी रेन हुआ, विंड हुआ, आंधी तूफान, फ्लड हुआ, तो वो तो प्री अलर्ट किया जा सकता है, लेकिन अर्थक्वेक पे तो मुश्किल होता है, मतलब नहीं हो पाता है, अभी तक वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वोल्केनिक देखो, वोल्केनिक क्या होते हैं, एक छोटे छोटे ऐसे पहाड़ ऐसे होते हैं जो अंदर, जिनके अंदर एक मतलब जल
मतलब गैस और आग होती है, बहुत हीट एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी। तो वैसे तो अर्थ के अंदर सब जगह हीट एनर्जी है। ये एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे हीट एनर्जी, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर होती है, हीट एनर्जी, और वहाँ से वो एनर्जी को इस तरह रिलीज़ करते हैं। वो जो बिल्कुल मेल्ट किया हुआ मोल्टेन जो पत्थर होते हैं, मोल्टेन रॉक, उसे बोलते हैं लावा। तो लावा मेल्ट होके सब ऐसे गिरता है फिर नीचे। सोचो कितना ज़बरदस्त, कितना हैवी टेम्परेचर होगा जब पत्थर पानी बन गया, पत्थर पूरा मेल्ट हो गया। देखो इस तरीके से अंदर जो प्लेट्स हैं, तो कहीं पर पर्टिकुलर जो प्लेट्स होती हैं वहाँ पर हीट एनर्जी बहुत होती है। तो हीट एनर्जी एक पॉइंट में आके एक इस तरह मिल जाती है आकर, कहीं पर एक हॉलो स्पेस होता है वहाँ पे आके मिल जाती है ना। ये एक समझो एक होल टाइप का है जो अर्थ के बाहर होल जा रहा है। अब हीट को, धुएं को जहाँ जगह मिलेगी, जहाँ होल मिलेगा वहाँ से बाहर जाएगा, सीधी बात है ना। तो वो बस वहीं पर वोल्केनो फॉर्म हो जाता है। वोल्केनो सब हज़ारों साल से चलते आ रहे हैं, वे उनकी जगह अभी एक मतलब लोकेट हो गई है, ठीक है ना। तो बीच बीच में ना जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बीच बीच में ब्लास्ट, ज़ोर से ब्लास्ट होता है। तो धीरे 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 मेल्ट होकर निकलता रहता है 24 घंटे, थोड़ा 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 धुआं, लेकिन एक पॉइंट में आता है ज़्यादा हो जाती है तो ब्लास्ट होता है, अभी दूर दूर तक उसका वो लावा गिरता है जाकर। यहाँ पे देखो एटमॉस्फेयर की लेयर है। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे एक बायोलॉजिकल जो भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल, मतलब सरवाइव करती हैं। प्लेनेट्स हुआ, सॉरी प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, ह्यूमन बॉडी हो गई, ये सब ट्रोपोस्फेयर में सरवाइव करेंगे। इनकी जो ऊंचाई होती है 0 से 10 माइल तक होती है। 10 माइल्स का मतलब लगभग किलो में, अब देखो 100 माइल का 160 किलो होता है, 100 माइल का 160 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। तो 16 किलोमीटर हो गया लगभग 10 माइल से लगभग। तो हाइट में 16 किलोमीटर अच्छी खासी हाइट मानी जाएगी, हैं। तो यहाँ पर ही पूरा जो भी हमारा मेन एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर अवेलेबल रहता है ट्रोपोस्फेयर में। बारिश, क्लाउड फॉर्मेशन, ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल लाइफ सब यहीं पर एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद आता है सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी पूरी डिटेल में स्टडी है आपको बाद में, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर है ये 11 to 31 माइल्स, मतलब 10 अर्थ के सरफेस से 11 माइल से 31 माइल के बीच में रहता है, इतनी इसकी थिकनेस होती है, ठीक है ना। एरोप्लेन है ना स्ट्रेटोस्फेयर में ही ये करते हैं। लॉन्ग जर्नी के लिए जो एरोप्लेन यूज़ होते हैं ट्रैवलिंग पर्पस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है। उसके बाद मेसोस्फेयर है। सबकी अपनी थिकनेस दी हुई है अर्थ के सरफेस से, ऊपर से अर्थ के सरफेस से 32 माइल ऊपर है और 32 से 85 मेसोस्फेयर की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके ऊपर और उसकी थिकनेस थर्मोस्फेयर की और ज़्यादा हो जाएगी, लगभग 280 to 270 माइल्स तक के हो जाएगी थर्मोस्फेयर की। और मेसोस्फेयर में मेटोर्स भी होते हैं, ठीक है ना। मेटोर्स पता है ना, इसके बारे में पूरी स्टडी आप कर सकते हो बाद में। फिर देखो थर्मोस्फेयर, यहाँ पे हमारी सैटेलाइट है, ठीक है। इंटरनेशनल जो स्पेस सेंटर है वैसे घूमता रहता है, वो थर्मोस्फेयर में। यहाँ से 86 to 372 माइल के बीच में इसकी थिकनेस होती है, मतलब मोर देन 27, कितना हो गया 290 लगभग कह सकते हो। 290 माइल है, नॉट किलोमीटर। माइल तो किलोमीटर ज़्यादा ही हो गया ना, फिर बहुत ज़्यादा हो गया।
अच्छा, हर एक का अपना टेम्परेचर भी दिया हुआ था। यहाँ का टेम्परेचर दिया हुआ देखो 62 टू -60 फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। इधर का दिया हुआ है -60 से 5 फ़ारेनहाइट, फिर 5 फ़ारेनहाइट टू -184 फ़ारेनहाइट, 184 टू 930 फ़ारेनहाइट, फिर 3650 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको तुम इसमें अच्छा यहाँ पे देखो। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा सैटेलाइट। स्पेसशिप जो होते हैं, अगर किसी और प्लेन उसमें भेजना है आपको, यू नो, दूसरे प्लेनेट में या फिर मून में, तो स्पेसशिप यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। इसको तो हॉरिजन ऑफ सॉइल की लेयर दी गई है। मेरे ख्याल से अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।